हे दोस्तों, बाबर और मुगलिया सल्तनत को आज के हिंदुस्तान में एक विलन की तरह पेश किया जाता है। आपने अभी तक सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखा है, बार बार देखा है। हम आपके सामने सिक्के का दूसरा पहलू भी रखना चाहते हैं। हम मुगलों की सिर्फ बड़ाई और चापलूसी नहीं करेंगे, हम आपके सामने सिर्फ तारीख पेश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुगलों में खामियां नहीं थी, उनमें खामियां थी, इसलिए मुगलों का जवाल आया। बल्कि कई मुगल तो इस हद तक जा पहुंचे थे कि वो अपने ईमान से दूर हो चुके थे। लेकिन हम अपने सभी वीडियो में मजहब पर नहीं बल्कि हिस्ट्री और फैक्ट्स पर फोकस करना चाहते हैं। अगर आपको हिंदुस्तान को अच्छे से जानना और समझना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदुस्तान के पुराने और नए सच ढूंढकर आपके सामने पेश करेंगे और आपको भी इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी का चैप्टर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास है, यानी एक सुनहरी तारीख। अगर हम मुगलों और दूसरे मुस्लिम सुल्तानों को एक विदेशी आक्रमणकारी की हैसियत से देखेंगे तो हिंदुस्तान की तारीख में मजीद 600 सालों की गुलामी जुड़ जाएगी। लेकिन हम उन्हीं मुगलों को हिंदुस्तानी होने के ही नज़रिए से देखेंगे तो याद रहे कि मुगलों के दौर में वर्ल्ड जीडीपी का 1/4 हिस्सा यानी 25% सिर्फ मुगलिया सल्तनत ही प्रोड्यूस करती थी। आज के दौर में जब हिंदुस्तान की जीडीपी माइनस में चल रही है तो ये बात हम हिंदुस्तानियों के लिए बात से फख्र है कि 200 सालों तक वर्ल्ड इकोनॉमी का 25% हिस्सा हम कंट्रीब्यूट किया करते थे। ये तो सिर्फ एक पहलू है। आप हमसे जुड़े रहे, बेशक आप अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करने लगेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुगलिया सल्तनत का बानी कौन था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में हुआ, जो आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। उनकी माँ का नाम कुतलुक निगार खानम था, जो चंगेज़ खान एक मंगोल हुक्मरां की वंशज थी, और उनके वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जिनकी नसों में तैमूर लंग के खून की रवानी थी। इस तरह बाबर की नसों में अपनी माँ की ओर से चंगेज़ खान और अपने बाप की तरफ से तैमूर का खून दौड़ता था। तारीख के दो बड़े हुक्मरां जो अपने दौर में जंग के लिए मशहूर थे। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम। ज़हीरुद्दीन एक अरबी नाम है जिसका मतलब होता है डिफेंडर ऑफ द फेथ, ईमान का रखवाला, और मोहम्मद नाम इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से रखा गया। ये नाम बाबर के वालिद के पीर सूफी ख्वाजा अहरार ने रखा था। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्ज़ा हर छोटे बड़े काम में अपने पीर की सलाह लिया करते थे। लोगों को इतना बड़ा नाम पुकारने, लिखने और याद रखने में दिक्कत होती थी, इसलिए लोग और हिस्टोरियन बाबर को सिर्फ बाबर कहकर ही याद करते हैं। फारसी लफ्ज़ बाबर का मतलब होता है शेर यानी टाइगर। हर बादशाह या राजा की तरह बाबर ने भी तख्त नशीन होने के बाद बादशाह, सुल्तान आज़म, हुक्कानुल मुकर्रम और बादशाह गाजी जैसे टाइटल अपने नाम के साथ जोड़ लिए। फरगना और समरकंद। 1494 में 11 साल की उम्र में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तख्त नशीन हुए, वस्त एशिया में फरगना के हुक्मरां की हैसियत से। बाबर का सबसे बड़ा ख्वाब था अपनी सल्तनत समरकंद में कायम करना, और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बाबर ने कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसमें कभी उन्हें कामयाबी मिली और कभी वो अपनी सल्तनत गंवा बैठे। उस वक्त बाबर के दो चचा जो पड़ोसी सल्तनत के हाकिम थे और बाबर के वालिद उमर शेख मिर्ज़ा के मुखालिफ थे, उन्होंने बाबर के तख्त पर बैठने की सख्त मुखालिफत की। वो चाहते थे कि बाबर का सौतेला छोटा भाई जहांगीर तख्त पर बैठे। इस तख्ता पलट के खेल में बाबर की सल्तनत के कई उमरा भी बाबर के खिलाफ और उनके चचा के साथ थे। उन लोगों ने बाबर को गद्दी से उतारने के और उसकी सल्तनत को बांटने के कई जतन किए, लेकिन इस खेल में वो कामयाब नहीं हो सके। गद्दी की इस जिद्दोजहद में बाबर की नानी एहसन दौलत बेगम ने उनका भरपूर साथ दिया और बाबर अपनी गद्दी बचाने में कामयाब हुए। बाबर की सल्तनत के आसपास की कई रियासतें उनके रिश्तेदारों की ही थी, जो या तो चंगेज़ खान या तो तैमूर लंग के वंशज थे। बाबर ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए समरकंद पर चढ़ाई की। एक नाकामयाबी के बाद दूसरी बार बाबर को समरकंद पर फतह हासिल हुई, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक बरकरार न रह सकी, क्योंकि समरकंद फतेह करने के बाद जल्द ही बाबर शदीद बीमार हो गए और वहां फरगना में बैठे एक वजीर ने बाबर की मौत का ऐलान कर दिया और अपने छोटे भाई को फरगना के तख्त पर बैठा दिया। ये सब होने के बाद बाबर ने फरगना को रिगेन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। और इस जिद्दोजहद के दौरान जब बाबर का पूरा ध्यान फरगना को हासिल करने में था, उसी वक्त बाबर के कजिन ने समरकंद पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह बाबर ने दोनों समरकंद और फरगना गंवा दिया। इस सिचुएशन पर बाबर के लिए शेर कहा जा सकता है।
ना खुदा ही मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। समरकंद और फरगना गंवाने के बाद बाबर के पास सिर्फ एक छोटी सी पहाड़ी जिला बचा जिसे वो अपनी सल्तनत कह सकते थे। अपने ही लोगों के धोखों और फरेब के बाद भी मुगल आजम ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और दोबारा दोनों रियासतें समरकंद और फरगना पर फतह हासिल की। लेकिन कुछ ही अरसे बाद बाबर ने समरकंद को दोबारा गंवा दिया, लेकिन इस बार बाबर ने फरगना पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और काबुल पर चढ़ाई का मंसूबा बनाया। काबुल जीतने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का रुख किया और पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर की जिद्दोजहद, हिकमत अमली किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। अपने दोनों मजबूत रियासतें समरकंद और फरगना गंवाने के बावजूद बाबर ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिर में दिल्ली भी फतेह कर लिया। बाबर की ये जिद्दोजहद भरे साल आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। काबुल के हुक्मरान बाबर के चचा उलुग बेग दुआम थे, जिनके इंतकाल के बाद उनका एक नाबालिग वारिस ही बचा, जिसकी वजह से काबुल की राजनीति में एक स्पेस यानी खला पैदा हो गई और इस स्पेस को भरने की कोशिश की मुकिन बेग ने काबुल का हुक्मरान बनने के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति शुरू कर दी। वो किसी भी हाल में काबुल का हुक्मरान बनना चाहता था, लेकिन काबुल की आवाम और उमरा उससे अपना हुक्मरान तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। 1504 में बाबर हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ पार करके काबुल को जीतने में कामयाब हुए। काबुल की जीत के बाद बाबर ने एक बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी और अपनी सल्तनत को उरूज देने में जुट गए थे, जिसमें उनकी किस्मत ने भी उनका भरपूर साथ दिया। चूंकि बाबर की मौजूदा सल्तनत एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ टैक्स कलेक्शन इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो पाता था, इसलिए बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई का फैसला किया। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं, हिंदुस्तान के लिए मेरी चाहत मुस्तकिल थी। वो शाबान का महीना था जब हम काबुल से हिंदुस्तान के लिए निकले। शाबान मुसलमानों के हिजरी कैलेंडर का एक महीना है जो रमज़ान से पहले पड़ता है। बाबर की चढ़ाई खैबर के पहाड़ों तक ही रही। इसे आप एक छोटी सी रेड कह सकते हैं। खैबर का इलाका हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जो आज के पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है। उसी साल बाबर ने हेरात के सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा बेकुरा से हाथ मिला लिया। हुसैन मिर्ज़ा भी एक तैमूरी यानी बाबर के वालिद की तरफ से उसका रिश्तेदार ही था। उन दोनों ने अपने कॉमन दुश्मन यानी उज़्बेक शहबानी के खिलाफ हाथ मिला लिया था, लेकिन हुसैन मिर्ज़ा अगले ही साल 1506 में चल बसे और तख्त के लिए उनके दोनों बेटे जंग पर आमादा थे। बाबर उस वक्त तक हेरात में ही थे। हेरात को उस वक्त ईस्टर्न मुस्लिम वर्ल्ड का कल्चरल कैपिटल कहा जाता था। बाबर वहाँ की दौलत, शान शौकत और वहाँ के काबिल लोगों के बारे में बाबरनामा में लिखते हैं, फिल्ड विथ लर्नड एंड मैच्ड मैन। बाबर ने तकरीबन 2 महीने हेरात में ही बिताए, लेकिन हेरात के मिर्ज़ा शहजादे उज़्बेक शहबानी से हेरात को गवा बैठे। वही उज़्बेक शहबानी जिसके खिलाफ बाबर ने हुसैन मिर्ज़ा से हाथ मिलाया था। मिर्ज़ाओं के हेरात हार जाने के बाद बाबर इकलौता तैमूर का वारिस था जिसकी सल्तनत सही सलामत थी। बाबर वहाँ से काबुल लौट आए और मिर्ज़ा शहजादों ने बाबर के यहाँ पनाह ली। उसी वक्त बाबर ने बादशाह का खिताब अपनाया, लेकिन बाबर की मौजूदा सल्तनत पर अंदरूनी और बाहरी खतरा मंडरा रहा था। उसी दौरान बाबर ने काबुल में एक बगावत को भी कुचला। 1510 में इस्माइल अव्वल, जो सफाविद एम्पायर का बादशाह था, उसने बाबर के दुश्मन उज़्बेक शहबानी को हराया। इस मौके का फायदा उठाते हुए बाबर ने अपनी खोई हुई पूर्वजों की ज़मीनों को वापस ले लिया और आगे चलकर शाह इस्माइल की क़ियादत भी बाबर ने कबूल कर ली। इसके बदले शाह इस्माइल ने बाबर की भरपूर फौजी मदद की और दोनों बादशाहों ने सेंट्रल एशिया पर मजबूती से राज किया। दिल्ली। बाबर हिंदुस्तान को क्यों फतह करना चाहते थे? बाबर ने हिंदुस्तान को ख्वाब तब देखा जब उन्होंने सुना कि उनके पूर्वज तैमूर हिंदुस्तान पर कई बार हमला कर चुके हैं और बाबर ने सोचा वही तैमूर के वारिस है और इस हैसियत से हिंदुस्तान का तख्त उनका है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने से पहले बाबर हिंदुस्तान पर कई बार हमला कर चुके थे और बाबर उज़्बेकों की सरजमीन से तंग आ चुके थे और अब वो वहां से निकलना चाहते थे। बाबर के पास एक ऑप्शन बदख्शा का था जो काबुल के नॉर्थ में पड़ता था, लेकिन बाबर ने बदख्शा की बजाय हिंदुस्तानी सूबे पंजाब को तरजीह दी। बाबर लिखते हैं, पावर यानी ताकत के इस दौर में हमारे लिए लाजमी हो गया कि हम अपने लिए कोई दूसरी जगह तलाश करें। समरकंद को तीसरी बार गंवाने के बाद बाबर ने अपना पूरा अटेंशन शुमाली हिंदुस्तान पर करना शुरू कर दिया। 1519 में बाबर चनाब नदी तक पहुंच चुके थे जो आज के पाकिस्तान में पड़ती है। 1524 तक बाबर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित रहे और उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब पंजाब के गवर्नर दौलत खान, इब्राहिम लोदी के चचा अलाउद्दीन और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बुलावे आने लगे, तब बाबर को समझ आया कि दिल्ली के तख्त के लिए स्पेस है और उन्होंने इसके लिए एक पुख्ता मनसूबाबंदी करनी शुरू कर दी।
हमारे कुछ फॉलोअर्स को ऐसा डाउट है, क्या राणा सांगा ने सच में बाबर को दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए बुलाया था? यहाँ पर हम ये साफ करना चाहते हैं कि हम अपने सभी वीडियो, बुक्स और ओपन इंटरनेट सोर्सेज से रिसर्च करने के बाद ही बनाते हैं। बाबर ने अपनी बायोग्राफी बाबरनामा और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये मेंशन किया है कि राणा सांगा ने बाबर को पैगाम भेजे थे। पैगामों के जरिए बातें तो हो गई, लेकिन अब वक्त था एक्शन का, यानी पानीपत की पहली जंग। पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद भी कई छोटी बड़ी झड़पें और जंगें हुई। इनमें से 4 जंगें अहम हैं, जो जंगें जीतने के बाद बाबर की क़यादत में मुगल साम्राज्य फैला। अगर हम सभी जंगों को डिटेल से कवर करेंगे तो ये वीडियो घंटे भर से ज़्यादा का हो जाएगा, इसलिए हम सभी जंगों को शॉर्ट में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे और उनका रिजल्ट आपके सामने पेश करेंगे। पानीपत की पहली जंग, डेट 21 अप्रैल 1526, लोकेशन पानीपत, हरियाणा। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। बाबर का साथ दे रहे थे उनके शहजादे हुमायूं और इब्राहिम लोधी का साथ दे रहे थे उनके एक हिंदू राजा विक्रमजीत। इब्राहिम लोधी की फौज 20,000 बाकायदा घोड़सवार, 20,000 मजीद घोड़सवार, 30 से 40,000 पैदल फौज, 10 से 20,000 रिजर्व फौज, 1000 हाथी। बाबर की फौज 12 से 15,000 सिपाही, तोपे, बारूद और बंदूकें। नतीजा, मुगल फौज की जीत, लोधी सल्तनत का खात्मा, मुगल सल्तनत का कायम होना, दिल्ली पर मुगल परचम का लहराना। खानवा की जंग। पानीपत की जीत के बाद बाबर दिल्ली और आगरा के तो बादशाह बन गए, लेकिन अब उन्हें तख्त पर बैठने के लिए नहीं बल्कि अपना तख्त बचाने के लिए जंगें करना पड़ी। बाबर के तख्त को उस वक्त 2 ताकतों से खतरा था, एक तो बिहार और बंगाल के अफगान उमरा और दूसरे राजपूत मेवाड़ के राणा सांगा की क़यादत में। राणा सांगा एक बहादुर लड़ाका थे। लोधी सल्तनत के कुछ वफादार मुस्लिम उमरा और सिपह सालार राणा सांगा से जा मिले, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस तरह राणा सांगा की ताकत और बढ़ गई। मेवाड़ के राणा सांगा तकरीबन 120 उमरा, जिसमें हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी भी शामिल थे, और 80,000 से 1 लाख तक के घुड़सवार और फौज और 500 हाथियों के साथ जंग के लिए निकले। उनको अजमेर, ग्वालियर, अंबर और मारवाड़ के राजाओं का पूरा समर्थन हासिल था। राणा सांगा की तुलना में बाबर की फौज उसकी आधी थी, यानी तकरीबन 50,000, और इस बार बाबर को कई हिंदुस्तानी साथी भी मिल चुके थे। इस बार भी बाबर ने अपनी बंदूकों, तोपों और बारूदों के दम पर अपनी जीत का परचम लहराया। यहाँ तक कि पानीपत में जैसी व्यूह रचना बाबर ने की थी, उसी तरह की ठीक वही व्यूह रचना बाबर ने यहाँ भी अपनाई। रिजल्ट, फैसला कुन मुगलों की फतह, शुमाली हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का मजबूत होना और राजपूतों का बिखर जाना। चंदेरी की जंग, डेट 20 जनवरी 1528, लोकेशन चंदेरी, मध्य प्रदेश। चंदेरी की जंग खानवा के जंग के रद्द अमल में हुई थी, जिसकी क़यादत कर रहे थे मुगल बादशाह बाबर वर्सेस मालवा के राजा मेदिनी राय, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के वफादार थे, और उनका साथ दे रहे थे पृथ्वीदेव। इस जंग में मालवा की तरफ से 15,000 राजपूत लड़ रहे थे, जबकि मुगल फौज की तादाद अननोन है। रिजल्ट, मुगल फतेह, बाबर ने चंदेरी के किले को जीत लिया। राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने अफगान उमरा को हराने का बीड़ा उठाया, जो कि इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी की क़यादत में जमा हो चुके थे। घाघरा की जंग, डेट 6 मई 1529, लोकेशन घाघरा नदी के किनारे, छपरा, बिहार। मुगल सल्तनत की तरफ से इसकी क़यादत कर रहे थे शहनशाह बाबर और शहजादा हुमायूं, जबकि बंगाली सल्तनत की तरफ से कुछ बड़े कमांडर थे महमूद लोधी, नुसरत शाह और शेर शाह सूरी। फौजों की तादाद, बंगाल की तरफ से 1 लाख की फौज, जबकि मुगल फौज की तादाद थी 50,000। रिजल्ट, फैसला कुन मुगल फतेह, बिहार और आसपास के इलाकों पर मुगल की फतेह, बंगाल की सल्तनत से मुआहदा। 6 मई 1519 की जीत के बाद। दोस्तों, जंग की तारीख और फौज की तादाद में कुछ फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन बाबर की लड़ी गई जंगों का नतीजा यानी रिजल्ट यही था। इन जंगों में जीत के बाद मुगल सल्तनत, जो सिर्फ आगरा और दिल्ली तक ही सीमित थी, वो शुमाली हिंदुस्तान में एक वसी सल्तनत में तब्दील हो चुकी थी। दोस्तों, बाबरनामा। दूसरी सल्तनत के मुकाबले हमें मुगलिया दौर हुकूमत के बारे में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जबकि उनकी हुकूमत की बुनियाद सदियों पहले पड़ी, जिसने उरूज देखा और जवाल देखा।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर बादशाह अपनी यादगार अपने भरोसेमंद कातिब यानी किताब लिखने वाले को बयान करते थे और वो कातिब अपने प्रोफेशन के मुताबिक उन सभी चीजों को नोट किया करता था जो उसे बादशाह बताया करते थे और ये लिखी हुई किताबें नक्शा व तस्वीर के जरिए और खूबसूरत बनाई जाती थी। इसी मकसद से मुगलिया दौर के माहिर पेंटर्स बादशाह के साथ जंग में जाया करते थे ताकि वो बादशाह को लड़ते हुए देखे और बाद में उसकी इमेज को कागज पर उतार सके। मिसाल के तौर पर अकबरनामा अकबर के दौर हुकूमत का ऑथेंटिक रिकॉर्ड है और इसके मुसन्निफ अबुल फजल है, अकबर के दरबार के एक तारीखदा यानी हिस्टोरियन। यहाँ पर आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि बादशाह के दरबारी गैर जानिबदार यानी नॉन पार्शियल पूरी तरह नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बादशाह को खुश करने के लिए उसके काम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते होंगे। बहुत से ऐसे यूरोपियन विजिटर्स हैं जिन्होंने मुगलिया सल्तनत को करीब से देखा, वो भी मुगल बादशाहों की शान शौकत, दौलत और ताकत के कायल थे। उन विजिटर्स की वजह से ही आज हम मुगल बादशाहों के शौक, उनके पसंद नापसंद और उनकी जंगों यानी बैटल्स के बारे में जान पा रहे हैं। बाबर के बारे में मालूमात जोड़ने का सबसे अच्छा जरिया है बाबरनामा, जो खुद बाबर ने लिखी है अपनी मादरी जबान चुगताई तुर्की में। बाबर के पोते अकबर के दौरे हुकूमत में बाबरनामा को फारसी जबान में तर्जुमा किया गया। बाबरनामा असल में हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। बाबरनामा तारीख की एक अनोखी किताब है। इस्लामिक लिटरेचर के हिसाब से देखें तो बाबरनामा किसी शख्स की पहली ऑटोबायोग्राफी है। 11 साल की उम्र से जब बाबर तख्त नशीन हुए थे और उसके 36 साल के बाद जब उनकी मौत हुई थी, ये पूरा ब्यौरा आपको बाबरनामा में पढ़ने को मिलेगा। बाबरनामा को पढ़कर ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी काफी दुश्वारियों से भरी हुई थी। बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में बयान करते हैं कि वो कैसे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया करते थे और उनकी जिंदगी में क्या क्या दुश्वारियां थी। बाबरनामा में उन्होंने अपनी जंगों की तफसील भी बयान की है। तकरीबन 25 देशों की स्कूली किताबों में बाबरनामा के कुछ हिस्से ट्रांसलेट करके छापे गए हैं। ज्यादातर मगरबी एशिया, जनूबी एशिया और वस्त एशिया के मुल्कों में बाबरनामा के कुछ अंश छापे गए हैं। बाबरनामा हमें बाबर की उम्दा शख्सियत का तारुफ पेश करती है। बाबरनामा में बाबर की हिम्मत और दिलेरी के खूब चर्चे बयान किए गए हैं। बाबर की जाती जिंदगी। आज की तारीख में बाबर की कोई सही तस्वीर या पेंटिंग तो मौजूद नहीं, यहाँ तक कि बाबरनामा में भी नहीं, बल्कि बाबर के पोते अकबर ने जब बाबरनामा का फारसी जुबान में तर्जुमा करवाया तो उसमें बाबर की तस्वीर बनाई गई। बाबर की पहली बीवी आयशा सुल्तान बेगम बाबर के वालिद के भाई सुल्तान अहमद मिर्जा की बेटी थी। उस दौर के मुताबिक बचपन में ही दोनों की शादी तय हो गई थी। 1499 में उनकी शादी हुई। उन्हें एक बेटी फखरुन्निसा हुई जो 1 साल के अंदर ही इंतकाल कर गई। फरगना की हार के बाद किन्हीं वजहों से आयशा सुल्तान बेगम अपने वालिद सुल्तान अहमद मिर्जा के यहाँ चली गई। 1504 में बाबर ने जैनब सुल्तान बेगम से शादी की, जो आयशा सुल्तान बेगम की सौतेली छोटी बहन थी, जो 2 साल बाद इंतकाल कर गई। इसके बाद 1506 से 1508 के बीच बाबर ने 4 शादियां की। बीवियों के नाम थे महम बेगम, मासूमा सुल्तान बेगम, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम। बादशाह की सभी बीवियों में उसे एक बीवी सबसे ज्यादा अजीज होती है। बाबर के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। महम बेगम बाबर की सबसे दिल अजीज बीवी थी। इसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि बाबर जब हिंदुस्तान के मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठे तो मुगल एम्प्रेस यानी बादशाह बेगम की हैसियत से उनकी बीवी महम बेगम गद्दी पर बैठी। मुगल एम्प्रेस के नाम से हमने इंस्टाग्राम पर एक सीरीज भी चलाई है। आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। महम बेगम ही थी जिन्होंने बाबर को हिंदुस्तान का वारिस यानी हुमायूं दिया। हुमायूं बाबर की सबसे बड़ी औलाद। महम बेगम ने कई बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से सिर्फ हुमायूं ही बालिग की उम्र को पार कर सके। बाकी सब बच्चे कम उम्री में ही चल बसे। मासूमा सुल्तान बेगम चाइल्ड बर्थ के वक्त चल बसी, जबकि गुलरुख बेगम ने बाबर को 2 बेटे कामरान और अस्करी दिए और दिलदार बेगम ने हिंदल को जन्म दिया। हुमायूं के तख्त नशीन होने के बाद हुमायूं ने अपने तीनों छोटे भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदल को अलग अलग सूबे का गवर्नर बनाया। बाबर के यही 4 बेटे आने वाली मुगलिया सल्तनत के वारिस थे। इन चारों भाइयों की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जो हम आने वाले एपिसोड यानी हुमायूं के एपिसोड में कवर करेंगे। आगे चलकर बाबर ने एक पश्तून खातून मुबारका यूसुफ जई से भी शादी की। सफाविद एम्पायर के बादशाह शाह तहमस्प ने बाबर को 2 बांदियां गुलनार अगाचा और नूरगुल अगाचा तोहफे में दी, जो दोनों आगे चलकर शाही खानदान की काफी असरदार खातून बन गई थी।
हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल के अलावा भी बाबर की कई और औलादें थी जो कम उम्र में ही यानी बालिग होने से पहले ही चल बसी थी। उनमें बेटों के नाम हैं अहमद मिर्जा और शाहरुख मिर्जा जो गुलरुख बेगम के बेटे थे, बरबुल मिर्जा और फारूक मिर्जा जो महम बेगम के बेटे थे, अलवर मिर्जा जो दिलदार बेगम का बेटा था। बेटियों के नाम हैं फखरुन्निसा बेगम जो बाबर की पहली बीवी आयशा सुल्तान बेगम की बेटी थी, एहसन दौलत बेगम और महर जहां बेगम जो महम बेगम की बेटियां थी, गुलजार बेगम जो गुलरुख बेगम की बेटी थी। बाबर के ये सभी बेटे और बेटियां कम उम्र में ही इंतकाल कर गए। इनके अलावा बाबर की 4 और बेटियां थी जिनकी आगे चलकर अलग अलग शहजादों से शादियां हुई। बाबर की जो बेटियां जी गई थी उनके नाम हैं गुलरुख बेगम, गुलबदन बेगम, गुलशरा बेगम और गुलरंग बेगम। बाबर जहां भी जाते वहां बाग की तामीर करवाते थे। बाबर कुदरती खूबसूरती के चाहने वाले थे, इसलिए वो जहां भी जाते एक अजीम बाग बनवाया करते। बाबर ने अपने दौरे हुकूमत में कमोबेश 10 बाग बनवाए और हर एक बाग अपने आप में खूबसूरती का मास्टरपीस था। हर बाग में खूबसूरत रास्ते और पानी के झरोके होते थे, खूबसूरत फूलों से सजे होते थे। बाबर ने अपने कुछ बागात में केले और गन्ने के बाग भी बनवाए। बाबर के बनाए हुए बाग खूबसूरत तो थे ही, लेकिन इनका मकसद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। बाबर की ज्यादातर जिंदगी सफर में ही गुजरी। जैसा कि आप जानते हैं, खोजेन के छोटे से शहर से लेकर हिंदुस्तान के तख्त तक बाबर ठहरने के लिए हमेशा सब्ज और हरी भरी जगह का इंतखाब करते थे, न कि पथरीली और बंजर जमीन का। हिंदुस्तान में जहां भी पानी की किल्लत हुआ करती थी वहां वो कुएं बनवाते थे ताकि उनकी सल्तनत हमेशा हरी भरी रहे और सल्तनत के हर कोने में बाग बनते रहे। बाबर को एक अजीम हुक्मरान क्यों कहा जा सकता है? बाबर को एक अजीम हुक्मरान कई वजहों से माना जाता है। सबसे पहले वो एक अच्छे इंसान थे। इसके अलावा वो एक फर्माबरदार बेटा, एक अच्छे शौहर, वफादार दोस्त और रहमदिल हुक्मरान थे। वो एक सच्चे ईमान वाले बादशाह थे। इसके बावजूद वो सभी मजहबों को लेकर टॉलरेंट थे, क्योंकि जो शख्स अपने मजहब की इज्जत करता है आप उसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो दूसरे मजहबों की इज्जत करे। बाबर ने हमेशा सभी मजहबों की इज्जत की और कभी जीती हुई जमीन को बर्बाद नहीं किया जैसे कि उनके पूर्वज किया करते थे। ये सच है कि बाबर ने भी हिंदुस्तान पर 5 बार चढ़ाई की, लेकिन शुरू के 4 हमले सिर्फ लूटने के इरादे से ही थे, सल्तनत बनाने के इरादे से नहीं। बाबर हमेशा जीतने के बाद अपनी जीती हुई जमीन को अपनी सल्तनत और वहां की अवाम को अपनी रियाया समझते थे, और एक समझदार बादशाह कभी अपनी रियाया के साथ ज्यादती नहीं करता। बाबर एक सख्त जान लड़ाका थे जो बहुत अच्छे घोड़सवार भी थे। बाबर न सिर्फ एक कामयाब सिपह सालार थे बल्कि वो एक अजीम तलवारबाज भी थे। अपने दोनों बाजुओं में एक एक आदमी को लेकर वो अपने किले की फसील का चक्कर लगाया करते थे। इसके उलट बाबर एक स्कॉलर भी थे। बाबर को तारीख की भी काफी मालूमात थी। आप इस बात का अंदाजा सिर्फ बाबरनामा पढ़कर ही लगा सकते हैं। उस दौर में कई बादशाह और राजा हुए, लेकिन बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा की तुलना आप किसी और ऑटोबायोग्राफी से नहीं कर सकते। आप बाबरनामा पढ़कर इस बात के कायल हो जाएंगे कि कैसे कुछ ना होने के बावजूद बाबर ने इतनी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर ने हिंदुस्तान को कैसे याद किया है? बाबरनामा बाबर की एक तफसील और सही ऑटोबायोग्राफी है और इसके 1/3 हिस्से में सिर्फ हिंदुस्तान का जिक्र है। हिंदुस्तान की आबो हवा, खूबसूरत बाग, चरिंद परिंद और खुद बाबर के एक्सपीरियंसेस जो हिंदुस्तान में हुए। बाबर जब हिंदुस्तान आए तब हिंदुस्तान छोटी सल्तनतों और राज्यों में बटा हुआ था। इसके बावजूद बाबर पूरे हिंदुस्तान को एक यूनिट की तरह देखते थे और उसे एक यूनिट बनाना चाहते भी थे। बाबर का यही ख्वाब उनके पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके वंशज औरंगजेब आलमगीर ने पूरा करने की कोशिश की। बाबर हिंदुस्तान की तुलना अपनी रियासत फरगना से करते हैं और दोनों का डिफरेंस बताते हैं। बाबर हिंदुस्तान के मजदूरों की बहुतात और यहाँ के सोने चांदी से बहुत मुतासिर थे। बाबर के लफ्जों में हिंदुस्तान एक बेमिसाल मुल्क है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़े, जंगलात, गांव, सूबे, जानवर और लोग, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की बारिश और आबो हवा भी दूसरे मुल्कों से बहुत अलग है। बाबर की मौत इतनी गैर मामूली क्यों थी? बाबर की मौत इसलिए गैर मामूली थी क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बाबर के आखिरी दिनों में बाबर का बेटा हुमायूं अपने बिस्तरे मर्ग पर था, यानी हुमायूं की तबीयत इतनी बुरी हालत में पहुंच चुकी थी कि कभी भी हुमायूं की जान जा सकती थी। बचने की बहुत कम उम्मीद थी। बाबर उस वक्त बहुत मायूस हो गए और अपनी दुआओं में वो अपने बेटे की जान मांगने लगे। यहाँ तक कि बाबर ने ये दुआ भी मांगी कि हुमायूं की जान बच जाए और उसके बदले मेरी मौत हो जाए। बाबर की दुआ कबूल हुई और बिस्तरे मर्ग पर अब बाबर लेटे हुए थे और हुमायूं ने रिकवर करना शुरू कर दिया था। आखिर में 47
24 साल की उम्र में आगरा में बाबर की मौत हुई और हुमायूं ने तख्त संभाला। बाबर को पहले तो आगरा में ही दफनाया गया, लेकिन बाद में उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काबुल में बाबर की बाकियात को दफनाया गया। बाबर की कब्र आज भी काबुल में मौजूद है, जिसे बाबर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी रिसर्च करने के बाद हमने बाबर की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक पूरी जिंदगी का क्रक्स यानी निचोड़ पेश करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ गलतियों की गुंजाइश हो सकती है। मिसाल के तौर पर कई ऐसे इवेंट है जिस पर सभी एग्री तो है कि ये असल में हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर हमें मुख्तलिफ डेट और मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन मिले हैं। दोस्तों, रास्त गुफ्तार दूसरे चैनलों की तरह नहीं, जो एक बार बोल दे उसको ही सच साबित करने पर तुला रहे। हम अपने यूजर्स के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं। अगर आपको हमारी कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती हो तो आप हमें रेफरेंस के साथ इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे और कोई गलती हो तो उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में बाबर के बेटे हुमायूं की इन्फॉर्मेशन के साथ।